नमस्कार दर्शकों, आप सभी देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज दोपहर 3 बजे शुरू होगी। सर्किट हाउस में बैठक के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 11 सदस्य पहुंचे अयोध्या। नीतीश के पीछे चलेंगे अखिलेश, सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर से मची हलचल। आज नोएडा आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इंडिया एक्सपो मार्ट में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। दीवाना अग्निकांड में 15 निलंबित, मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर देर रात जारी हुआ फरमान। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर यूपी में होगा राजकीय शोक। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज दोपहर 3 बजे शुरू होगी। सर्किट हाउस में ये बैठक होगी। बैठक के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 11 सदस्य अयोध्या पहुंचे हैं। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा भी ट्रस्ट की बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक के पहले राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारी स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। रामलला के मंदिर निर्माण की प्रक्रिया और आय व्यय का लेखा जोखा बैठक में किया जाएगा। और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, सदस्य महेंद्र दीनेन्द्र दास, राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, कामेश्वर चौपाल समेत ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी पहुंचे। अयोध्या ट्रस्ट की तिमाही बैठक में शिरकत करेंगे। सूत्रों के हवाले से मंदिर निर्माण की प्रगति पीएमओ को किया जाएगा प्रेषित। तय समय के पहले चल रहा है रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य। ट्रस्ट के पदेन सदस्य भी बैठक में शामिल होंगे। महंत नृत्य गोपाल दास समेत के पारासरण और कई प्रमुख हस्तियां वर्चुअल तौर पर बैठक में शिरकत करेंगे। भवन निर्माण समिति की बैठक प्रत्येक माह की जाती है। अजीत ट्रस्ट प्रत्येक तिमाही ये बैठक करता है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना अगुवा नीतीश कुमार को मान लिया है। ये सवाल सुर्खियों में है क्योंकि उनके कार्यालय पर लगे पोस्टर से तो यही संदेश जा रहा है। हालांकि पार्टी मीडिया सेल ट्वीट हैंडल से इसकी व्याख्या यूपी की 80 और बिहार की 40 लोकसभा सीटों को जोड़कर की गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है, उससे उम्मीद है कि वह लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाब रहेगी। इसी के तहत वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के साथ विभिन्न दलों को लामबंद करने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच बिहार में घटनाक्रम बदला। भाजपा से नाता तोड़ अलग हुए नीतीश कुमार ने न सिर्फ राजद का हाथ थामा बल्कि तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद 2024 के लिए सक्रिय हो गए। उन्होंने दिल्ली जाकर समाजवादी आंदोलन के अगुवा रहने वाले सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साथ ही लालू प्रसाद यादव, शरद यादव सहित अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हरियाणा में इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला, कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा से मुलाकात की। उन्होंने नई लकीर खींचने की कोशिश की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगुवाई में गठबंधन होने की दुहाई दी है। उन्होंने स्वीकार किया था कि यूपी सियासी लिहाज से बड़ा राज्य है। ऐसे में इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय फलक पर नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने का संकेत भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुटता की बात कह रहे हैं, लेकिन ये एकजुटता नीतीश की अगुवाई में होगी, इससे बच रहे हैं। इस पर शनिवार को सपा कार्यालय के सामने पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने एक पोस्टर लगा दिया। इस पोस्टर पर नीतीश कुमार के साथ अखिलेश यादव की फोटो है। लिखा है कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। इस पोस्टर के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अहम सवाल ये उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव नीतीश कुमार को 2024 के लिए नेता मान लिया है? क्या वह नीतीश कुमार के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अभी इस संबंध में अखिलेश यादव का कोई बयान सामने नहीं आया है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा आएंगे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दोपहर 2 बजे जेवर में एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में बने हेलीपैड पर उतरेगा। वहां निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। शाम को इंडिया एक्सपो मार्ट में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। सोमवार को भी मुख्यमंत्री दिन भर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहेंगे। शाम के समय सीएम ग्रेटर नोएडा से रवाना होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की सुबह बागपत में होंगे। वहां से हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री जेवर में पहुंचेंगे। यहां नोएडा एयरपोर्ट में हेलीपैड बनाया गया है, जहां सीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा। दोपहर 2 से 2:45 बजे तक सीएम एयरपोर्ट के निर्माण का निरीक्षण करेंगे और सीएम हेलीकॉप्टर से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के लिए निकलेंगे। वहीं सीएम जेबीयू पहुंचेंगे, जहां 3:15 बजे तक सीएम रहेंगे और सीएम एक्सपो मार्ट पर पहुंचेंगे। यहां शाम 5 बजे तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण व अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद सीएम वापस जीबीयू जाएंगे। जीबीयू में 6:15 बजे तक शैक्षणिक गतिविधियों और अन्य कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री जीबीयू में ही रात्रि विश्राम करेंगे। सोमवार को योगी आदित्यनाथ 9:30 बजे एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे और जबकि 10:30 से 12:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भाग लेंगे। 5 सितंबर 2022 को होटल लेवाना स्वीट्स में लगी आग से 4 मौत के हादसे के बाद मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और पुलिस आयुक्त एसबी की जांच में 19 अधिकारी, इंजीनियर, कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। इनमें से अभी सेवा में 1 पीसीएस अधिकारी सहित 15 को शासन ने निलंबित कर दिया है। वहीं सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर देर रात हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ शासन ने कार्रवाई कर दी है। वहीं रात को ही मंडलायुक्त व पुलिस आयुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर अब मुख्यमंत्री ने हादसे के लिए प्रथम दृष्टया दोषी और लापरवाही करने वाले अधिकारियों, इंजीनियरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग, नियुक्ति विभाग, आबकारी विभाग के अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू करानी होगी। सेवानिवृत्त हो चुके जिम्मेदारों के खिलाफ भी विभागीय नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शासन के प्रवक्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के निर्देश जांच रिपोर्ट मिल। ब्रिटेन की महारानी प्रमुख सचिव जितेंद्र प्रसाद ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। इससे पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से भी 11 सितंबर 2022 को पूरे देश में राजकीय शोक की घोषणा की है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट निधन हो गया था। वह 96 वर्ष की थी। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन अनुभाग जितेंद्र कुमार की ओर से प्रदेश के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष के साथ ही सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को पत्र जारी करते हुए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और बदायूं जिले के प्रभारी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के हाईकोर्ट में दायर चुनावी याचिका वापस ले ली है। हालांकि उनकी पुत्री संघमित्रा मौर्य अब भी भाजपा में मामले में धर्मेंद्र यादव ने टाड़ संघमित्रा के चुनाव को चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा मौर्य को यहां से टिकट दिलाया, तो सामने सपा से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके धर्मेंद्र यादव हैट्रिक लगाने की जुगर्द भिड़ा रहे थे। वहीं डॉक्टर संघमित्रा मौर्य चुनाव जीत गई थी। सही कराने का दावा किया था। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे। तब संघमित्रा मौर्य के भी सपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। जब स्वामी प्रसाद मौर्य थी, धर्मेंद्र यादव के याचिका वापस लेने से अब इस विवाद का पटाक्षेप हो गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा व भाजपा में अंदरूनी मिली भगत है, जिसके के लिए उसका अपना कृत्य ही मुख्य कारण है। परिवार पार्टी व इनके गठबंधन में आपसी झगड़े, खींचातान तथा आपराधिक तत्वों से इनकी खुली सांठगांठ व जेल मिलान आदि की खबरें मीडिया में आम चर्चाओं में हैं। तो फिर नहीं है व सरकार को अपनी मनमानी करने की छूट है। इससे आम जनता व खासकर मुस्लिम समाज का जीवन त्रस्त व उनमें काफी बेचैनी है। सपा मुखिया अपनी इस प्रकार की जनविरोधी कमियों को छिपाने के लिए जरूरत है। सपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे लल्लन राय के आवास पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की ओर से भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। इस पर प्रसपा समर्थक भी सामने आकर शिवपाल जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। भाजपा एमएलसी पर गुंडा माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया जाने लगा। पुलिस ने किसी तरह दोनों और शनिवार को दिन के करीब 11 बजे जगराम चौराहे पर स्थित लल्लन राय के आवास पर शिवपाल यादव की प्रेस वार्ता के बाद है। इसकी शिकायत पर वह सीएम से करेंगे। लल्लन राय ने भी एमएलसी पर गुंडा माफिया को संरक्षण देने और भगवा रंग का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि आवास के बगल से ही 14 फीट का उन्होंने अपनी जमीन पर रास्ता दिया था। इसी रास्ते की भूमि पर एमएलसी ने गार्ड रूम बनाने के साथ ही वहीं पर जनता दरबार लगाने लगे। इतना ही नहीं, उसी रास्ते पर भगवा रंग का बोर्ड भी लगा दिया गया है। यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को झांसी आए थे। यहां उनसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आदिवासी समुदाय की कुछ महिलाएं मिलने के लिए पहुंची। ज्ञापन देते हुए मंडी चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप भी लगाए। एक महिला ने उनसे कहा, चौकी इंचार्ज बहुत गलत काम कर रहा है। वह मुझसे 15 साल की लड़की मांगता है। मैं कहां से 15 साल की लड़की दूं? बहुत गरीब हूं। कभी रात में आता है तो कभी दिन में आ जाता है। बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। मंत्री ज्ञापन लेते हुए सिर्फ इतना कहते हैं कि चौकी इंचार्ज मुंह में कुछ डालते हुए
चले जाते हैं। इसका वीडियो सामने आया। यूपी कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वीडियो पोस्ट करते हुए मंत्री स्वतंत्र देव पर तंज कसा। लिखा, महिला ने मंत्री जी से शिकायत की, चौकी इंचार्ज 15 साल की लड़की मांग रहा है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को गुस्सा आना तो दूर, उन्होंने संज्ञान लिया ही नहीं, आराम से मुंह में काजू डालते हुए निकल गए। इसके अलावा कुछ नेताओं और अन्य लोगों ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। पीलीभीत में सांसद वरुण गांधी ने कहा कि वह उन नेताओं से नहीं जो कोरोना काल में काढ़ा बांटकर घर बैठ गए हों। वह लोगों के बीच गए और उनकी मदद की। सांसद वरुण गांधी ने ये बातें ललोरी खेड़ा में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में कही। उन्होंने आगे कहा कि जनता का उत्पीड़न हुआ या फर्जी मुकदमे दर्ज हुए तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वरुण गांधी ने कहा कि आदमी भ्रष्ट होता है, जुल्म या पाप करता है तो एक दिन उसे सबका हिसाब देना होगा। सांसद ने कहा कि वे सभी को हिम्मत देने आए हैं। पुलिस हमारी हिफाजत के लिए है, न कि डराने के लिए। 24 कैरेट वाले शेर का खून बहता है। सांसद वरुण गांधी ने कहा कि उनके अंदर 24 कैरेट वाले शेर का खून बहता है। उनके कार्यकर्ता यदि गलत करते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाए। किसी के चाहने पर यदि नंगा नाच नाचा जाएगा तो वो विरोध के लिए खड़े होंगे। सांसद ललोरी खेड़ा में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वह उन नेताओं से नहीं जो कोरोना काल में काढ़ा बांटकर घर बैठ गए हों। वह लोगों के बीच गए और उनकी मदद की। वहीं बीसलपुर में उन्होंने कहा कि कुछ लोग नफरत की राजनीति करते हैं, ये बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कद बढ़ने के बाद लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। राजनीति लोगों की सेवाओं के लिए होनी चाहिए। प्रदेश में 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का मामला गरमाया हुआ है, लेकिन ऐसा होना आसान नहीं है। संविधान आदेश 1950 या 1976 में इसमें किए गए संशोधन की व्याख्या या स्पष्टीकरण भी संसद के अलावा कोई और नहीं कर सकता। इन 17 जातियों के संबंध में राज्य सरकार की ओर से भेजा गया प्रस्ताव 2 बार भारत सरकार अस्वीकार कर चुकी है। इसलिए भविष्य में भेजे जाने वाले प्रस्ताव को अधिक तर्कों के साथ औचित्यपूर्ण साबित करना होगा ताकि मामले को संसद में ले जाया जा सके। प्रदेश में काफी समय से ओबीसी में शामिल 17 जातियों निषाद, केवट, मलाह, बिंद, कहार, कश्यप, धीमर, रेकवार, तुरेहा, बाथमभर, राजभर, दीवर, प्रजापति, कुम्हार, मांझी व मछुओं को अनुसूचित जाति में शामिल कराना एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 341 स्पष्ट तौर पर कहता है कि संविधान आदेश 1950 और यथा संशोधित 1976 के तहत जारी हो चुकी अधिसूचना में कोई नाम जोड़ना या हटाना ही उसकी किसी तरह की व्याख्या भी सिर्फ संसद ही कर सकती है। अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करते हैं और एक बार ये जारी हो जाने पर इसमें किसी तरह का बदलाव करने या स्पष्टीकरण का अधिकार राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार प्रदेश सरकार ने इन जातियों को एससी में शामिल करवाने के लिए मसौदा तैयार करने का फैसला जरूर किया, लेकिन अभी इसके लिए औचित्य को साबित करने के लिए पुख्ता तर्क जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।